मौका सामने था, एक झटके में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जा सकते थे। इजराइल तैयार, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रोक लिया। सूत्रों के हवाले से पश्चिमी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रही है। इसी दिन इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि इस झगड़े का, इस लड़ाई का अंजाम यह भी हो सकता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। 14 और 15 जून शनिवार और इतवार संभव है कि आपका वीकेंड रहा हो, लेकिन इजरायली और ईरानी सेना ओवर टाइम कर रही थी। सबकी छुट्टियां रद्द की गईं, सबको मोर्चे पर तैनात किया गया। ईरानी सेना की अलग अलग टुकड़ियों की खबरें आई कि उनके बॉस मारे गए। इस वीकेंड में बहुत कुछ घट गया, बहुत कुछ बदल गया। इजराइल और ईरान प्रॉक्सी वॉर में नहीं, सीधा स्टेट टू स्टेट टकराव में उलझ गए हैं। आज के शो में इसी टकराव की, इसी तनाव की बात करेंगे। जानेंगे कि 3 दिन की इस लड़ाई में इजराइल और ईरान के बीच क्या क्या हुआ, किसने किस पर कब और कहां चोट पहुंचाई, क्या ये तनाव एक रीजनल वॉर, एक क्षेत्रीय जंग में तब्दील होगा, और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने अली खामेनेई की हत्या क्यों रुकवाई। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। रॉयटर्स, एक्सियस, सीबीएस, सीएनएन और एसोसिएटेड प्रेस जैसे बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने 15 जून को एक रिपोर्ट छापी। इनके मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को बताया था कि अली खामेनेई को मारने का मौका है, लेकिन ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया। अमेरिका का सवाल था कि क्या ईरान ने अब तक किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं, तो फिर हम ईरान के राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की बात भी नहीं कर सकते। यह बयान और रॉयटर्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने दिया है। सीएनएन और सीबीएस ने भी यही बताया कि ट्रंप इस पूरे संघर्ष से अमेरिका को बाहर रखना चाहते थे और उन्होंने नेतन्याहू को साफ मना कर दिया। इसके अलावा ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दी कि ऑपरेशन राइजिंग लायन की पहली रात ही इजराइल के पास खामेनेई को मारने का मौका था, लेकिन उसने जानबूझकर छोड़ दिया। उसका मकसद था कि एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। इसी बीच खामेनेई और उनका बेटा मोस्तबा तेहरान के लेविजान इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिए गए, जहां वो पहले भी छिपते रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. इसके अलावा 2300 किलोमीटर दूर मशहद में इजराइल ने एक और स्ट्राइक की। यह शहर ईरान के पूर्वी छोर पर ही है। इस हमले में एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। इसे एक धमकी की तरह देखा गया कि देश में कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बड़े लीडर्स महफूज हों। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी का बयान दर्ज है कि खामेनेई हमारे लिए ऑफ लिमिट्स नहीं है। ये जंग वही रुकेगी जब ईरान खुद अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेगा, या हम उसे फिर से खड़ा करने लायक नहीं छोड़ेंगे। इन सभी रिपोर्ट्स का बज़ तो था ही। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया। उनसे इस बारे में सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स को न तो खारिज किया न ही पुष्टि की। बस इतना कहा कि हम वही करेंगे जो करना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई का अंजाम तख्ता पलट भी हो सकता है। तो क्या ईरान में वाकई तख्ता पलट हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, क्योंकि इससे सवालों की प्रासंगिकता और बढ़ेगी।
क्विक रिकैप, 12 और 13 जून 2025 की दरमियानी रात इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन चलाया। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन हमला सिर्फ 2000 किलोमीटर दूरी से नहीं हो रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद कवर्ट ऑपरेशन भी चला रही थी। इजरायली जासूस महीनों से ईरान में ड्रोन और विस्फोटक तैनात कर चुके थे। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 13 जून को करीब 100 ड्रोन्स दागे और इसी दिन रात होते ही उसने मिसाइलें भी दागना शुरू कर दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया। यह ट्रू प्रॉमिस का तीसरा हिस्सा था। दूसरा उसने अक्टूबर 2024 में किया था, तब भी उसने इजराइल पर मिसाइलें बरसाई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर इंटरसेप्ट कर ली गई थी। तब अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल की मदद की थी, लेकिन इस बार इन देशों के मदद की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि रॉयटर्स ने 13 जून को सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। इसके बावजूद भी इजराइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह रोक पाने में कामयाब नहीं रहे हैं। कुछ मिसाइलें रिहायशी इमारतों पर भी गिरी हैं। ईरान ने अब तक 270 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इजराइल के बैतग्राम में एक 10 मंजिला इमारत गिर गई। 8 और 10 साल के 2 बच्चों की लाशें मलबे से निकली हैं। अब तक इजराइल में कुल 18 मौतें हुई हैं। 390 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 7 लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। दूसरी तरफ ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 जून तक 224 मौतों की पुष्टि की है और 1277 जख्मी लोग बताए हैं। ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री मानती है कि 90% हताहत आम नागरिक हैं। इसके अलावा अब तक क्या क्या हुआ है, एक एक करके जान लेते हैं। पहला हिस्सा है न्यूक्लियर साइट्स, यानी परमाणु ठिकाने। नक्शा देखिए, ये ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। इजराइल और पश्चिमी देशों को सालों से शक है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बना रहा है। उसने अपने न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं वो जमीन के नीचे छुपा लिए हैं। यूनाइटेड नेशंस की परमाणु एजेंसी IAEA की टीमों को भी अंदर झांकने नहीं देता। क्या वाकई बम बन रहा है या सिर्फ तैयारी चल रही है? इसका जवाब IAEA को भी नहीं साफ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि कुछ तो जरूर पक रहा है। इजराइल को डर है, उसके लिए ईरानी बम अस्तित्व का सवाल है। वजह भी है और बहुत पुरानी वजह है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम रफसंजानी ने खुलेआम इजराइल को जड़ से मिटा देने की बात कही थी। तब से इजराइल ने ठान लिया कि ईरान को बम नहीं बनाने देना है। इसके पीछे एक सिद्धांत है, इजराइल की एक घोषित लेकिन अनऑफिशियल नीति। इसका नाम है बिगिन डॉक्ट्रिन। नाम एक आदमी से जुड़ा है, मेनाकेम बिगिन। इजराइल के प्रधानमंत्री थे। 1981 में उन्होंने ऑपरेशन ओपेरा चलवाया। इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करवा दिया। दुनिया चौंक गई थी। बिगिन ने कहा था कि हम इंतजार नहीं करेंगे, खतरा पनपने से पहले ही खत्म कर देंगे। इसके बाद से इजराइल की नीति इस तरह से चलती रही। अगर कोई दुश्मन देश न्यूक्लियर बम बनाने लगता और इजराइल को इससे खतरा लगता तो इजराइल पहले ही वार करेगा। इजराइल की इस नीति के 2 उदाहरण मिलते हैं। पहला तो 1981 में इराक में ऑपरेशन ओपेरा और दूसरा साल 2007 में सीरिया में ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। ये दोनों चलाकर उसने अल असद को बम बनाने से रोक दिया था। आपने आरोप, नीति और सिद्धांत समझे। अब जानते हैं कि 13 जून और उसके बाद के दिनों में इजराइल ने ईरान के किन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और किसको कितना नुकसान हुआ। पहला, नतांज। ये ईरान का मेन यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है। यूरेनियम इनरिचमेंट यानी यूरेनियम को संवर्धित करना, उसे एक निश्चित प्योरिटी तक लेकर जाना जिससे बम बनाया जा सके। 13 जून को सबसे पहले इजरायली मिसाइलों ने नतांज को ही निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशंस की परमाणु एजेंसी IAEA इन्होंने बताया कि इस साइट का ओवरग्राउंड हिस्सा तबाह हो गया। यहां यूरेनियम को 60% तक प्योरीफाई किया जाता था, 90% पे बम बनाया जाता है। ISIS यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक नातांज का पायलट
फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट तबाह हो चुका है। साथ ही उसकी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी सैटेलाइट इमेजेस ने इस तबाही की तस्दीक भी की है, लेकिन IAEA के मुताबिक इस साइट का अंडरग्राउंड हिस्सा अभी तक साबुत मौजूद है या उसकी तबाही के सबूत नहीं मिले हैं। नीचे की सुरंगें अभी भी सलामत हैं। अब बात इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स की। अगली रात इजराइल ने इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट और फोदो साइट पे हमला किया। इस्फहान के 4 क्रिटिकल बिल्डिंग्स पर हमला किया गया। IAEA ने पुष्टि की है कि यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी और फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट दोनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन नीचे का ढांचा अभी भी बचा हुआ है। फोदो के अंडरग्राउंड हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इजरायली सेना की डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी, यानी सर कलम करो। अब तक की लड़ाई में इजराइल ने ईरान के कई टॉप जनरल्स को एक एक करके निशाना बनाया है। ईरान आनन फानन में इन्हें रिप्लेस कर रहा है। अब तक कौन कौन मारा गया है? पहले मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अली खामेनेई के बाद दूसरे नंबर के ताकतवर कमांडर। इनकी जगह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मसावी को दी गई है। दूसरे जनरल हुसैन सलामी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉप यानी IRGC के चीफ थे। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है। इनकी जगह मिली है जनरल मोहम्मद पाकपुर को। तीसरा नाम जनरल गुलाम अली राशिद का। ये ईरानी आर्म फोर्सेस के डिप्टी कमांडर इन चीफ थे। कुछ रिपोर्ट्स में इनके नाम हैं, लेकिन इनकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा इस लिस्ट में IRGC के एयर स्पेस यूनिट के चीफ, ईरानी आर्म फोर्सेस के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ, ईरानी सेना के ऑपरेशंस के डिप्टी कमांडर वगैरह भी शामिल हैं। एक झटका राजनीतिक मोर्चे पर भी लगा है। अली शामखामी भी मारे गए हैं। खामेनेई के करीबी थे और ईरान के सबसे रसूखदार राजनीतिक चेहरों में से एक थे। शामखामी अमेरिका से हो रही न्यूक्लियर बातचीत की निगरानी कर रहे थे। कुल जमा बात यह कि ईरान के सैन्य और राजनीतिक ढांचे में जलजला मच गया है। लीडरशिप कमज़ोर हो गई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इससे भी ज़्यादा खौफनाक था वैज्ञानिकों का सफाया। अलग अलग रिपोर्ट्स में कम से कम 14 वैज्ञानिक मारे जाने की पुष्टि हो रही है। ये तो नाम थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़। इनके नाम आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं। ध्यान रखें कि इनमें सबकी मृत्यु की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रही हैं। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड्स। इजराइल ने इस बार ईरान के सिर्फ मिलिट्री या न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसकी तेल और गैस की साइट्स पर भी हमला किया है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था चलती है। नक्शे पर देखिए, पहला साउथ पार्स गैस फील्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। ईरान के बशहर सूबे में पड़ता है। ईरान की 2/3 गैस यहीं से निकलती है। इजरायली हमले के बाद यहां आग लगी। एक बड़ा ऑफशोर गैस प्लेटफॉर्म भी बंद करना पड़ा। यह फील्ड ईरान और कतर मिलकर इस्तेमाल करते हैं। कतर वाले हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यहां से पूरी दुनिया को जो गैस जाता है उसका लगभग 20% यहीं से आता है। यानी अगर साउथ पार्स और ज्यादा डैमेज हुआ तो पूरी दुनिया की गैस सप्लाई पे असर पड़ सकता है। दूसरा, फज्र ए जैम प्लांट। साउथ पार्स से निकली गैस यहां प्रोसेस होती है। हमले के बाद यहां भी आग लगी। ईरान के सेंट्रल और दक्षिणी हिस्सों की बिजली और ईंधन यहीं से आती है। अगर यह ठप हुआ तो हर दिन ईरानी सरकार को $250 मिलियन का नुकसान होगा। तीसरा, शाहरान फ्यूल डिपो। यहां पर इजराइल ने ड्रोन हमला किया। यह राजधानी तेहरान के उत्तर में सबसे बड़ा ईंधन भंडार है। 260 मिलियन लीटर तेल स्टोर करने की क्षमता रखा है। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल सब यहीं से राजधानी में सप्लाई होता है। टैंक में जबरदस्त आग लग गई हमले के बाद। चौथा और आखिरी, तेहरान रिफाइनरी। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे अहम तेल रिफाइनरी है। हर दिन 2.25 लाख बैरल तेल प्रोसेस करती है। यहां आग कैसे लगी इस पर मतभेद है। कुछ मीडिया इसे इजराइल का हमला बता रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आग भड़कती रही तो फ्यूल सप्लाई रुक सकती है।
अब तक इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे को टारगेट करने से बचता रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एनर्जी सेक्टर के अलावा इंडस्ट्री, पुलिस स्टेशन, मस्जिद और सरकार से जुड़े दफ्तर भी निशाने पर आए हैं। इजराइल ने 15 जून को ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। तेहरान में हर आधे घंटे में धमाके हुए। 14 जून के बाद से 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। मशहद जैसे सुदूर शहर भी अब सुरक्षित नहीं है, वहां एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। सड़क किनारे मीडिया भी चपेट में आई। ईरान में इस वक्त मेट्रो स्टेशन 24 घंटे खुले हैं, लोग वहां छुप रहे हैं। मस्जिद और स्कूल शेल्टर बने हुए हैं। तेहरान छोड़ने की होड़ मच गई है। सड़कों पर लंबा जाम है। इजरायली हमलों की बढ़ती तादाद और इंटेंसिटी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि इजराइल अब शासन ढहाने की कोशिश कर रहा है। 13 जून को नेतन्याहू ने ईरान की जनता से बगावत की अपील भी की थी। बोले, हमारे दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारे पास मौका है, उठो और आज़ादी मांगो। अब हम अपने शुरुआती सवाल पर लौट आते हैं। क्या ईरान में तख्ता पलट हो सकता है? ब्रीफ में ईरान का पावर स्ट्रक्चर समझिए। ईरान की सत्ता एक अजीब मिश्रण है। लोकतंत्र दिखता है मगर चलता धर्मतंत्र है। असली ताकत सुप्रीम लीडर के हाथ में ही है, जो सेना, न्यायपालिका, संसद, मीडिया, विदेश नीति सब पर हुक्म चला सकते हैं। जंग का फैसला भी इन्हीं के इशारे पर होता है। यह ओहदा आजीवन होता है। 88 मौलवियों की असेंबली इन्हें चुनती है। राष्ट्रपति बस नाम का होता है। ब्यूरोक्रेसी चलाती है, बजट संभालता है, मगर विदेश नीति, सेना, परमाणु नीति जैसे असली कामों से राष्ट्रपति दूर रहता है। अब सत्ता की बात आप समझ लिए। सेना की बात करते हैं। वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक रेगुलर आर्मी जो सीमाओं की सुरक्षा करती है और राजनीति से दूर रहती है। दूसरी IRGC जो असली ताकत है, सिर्फ सुप्रीम लीडर को जवाबदेह होती है। हिजबुल्लाह, हमास, हेती जैसे गुटों की ट्रेनिंग भी, फंडिंग इसे IRGC ही करता है। ये निजाम 1979 में आया। इस वर्ष ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी और ईरान इस्लामी गणराज्य बन गया था। उसके पहले अमेरिका समर्थित देश हुआ करता था। रेजा पहलवी का राज था। उससे इजराइल के रिश्ते भी अच्छे थे। उस वक्त के ईरान के झंडे, शीर-ए-खुर्शीद की तस्वीरें देखिए। शेर और सूरज दिखाई देते हैं। इसे इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या इसे किसी इशारे की तरह देखना चाहिए? क्या इजराइल हमले के बाद से निजाम वाकई इतना कमज़ोर हो गया है कि बगावत उठ खड़ी हो? और ईरान में क्या निजाम की इतनी साख है और तख्ता पलट की कितनी संभावना है? हम जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तख्ता पलट की इतनी संभावना है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि तख्ता पलट से पहले कुछ ऐसे संकेत मिलने चाहिए ईरान के समाज में। और हमने जैसे पिछले साल और पिछले से पिछले साल देखा था कि कुछ इश्यूज़ को लेकर ईरान में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर। उस टाइम जितने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट थे, उस वक्त भी अगर किसी सिविल वॉर, गृह युद्ध या तख्ता पलट की बात नहीं हुई है, तो अब तो चांसेस और भी कम लगते हैं। दूसरी बात ये कि अगर तख्ता पलट की तरफ हम जाएँ तो तख्ता पलट के लिए ज़रूरी है कि जो पावर सेंटर्स हैं उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए जो रजीम है उनके लिए। अभी ईरान में जो भी पावर सेंटर्स हैं वो सब सरकार के साथ ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो IRGC ही हो, चाहे वो तेहरान और बाकी शहरों के बाज़ार वाला कैटेगरी हो जो कि व्यापारियों का वर्ग है, या फिर जो इंटेलेक्चुअल्स का वर्ग हो। इन सारे वर्गों में अभी इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। भले ही अपनी सरकार के साथ डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन इजराइल के खिलाफ गुस्सा ज़्यादा है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी तख्ता पलट की कोई भी संभावना है। एक चीज़ ये भी आती है कि अगर तख्ता पलट की बात हम करें तो ऑप्शंस क्या बचते हैं हमारे पास, चाहे वो मुजाहिदीन खल्क हो या फिर जो पुराने उनके शाह थे पहलवी डायनेस्टी के, उनके जो बेटे हों। ये दोनों जो पावर सेंटर्स हैं, एक तो वो एग्जाइल में हैं, वो विदेश में रहते हैं। ईरान के अंदर उनका बहुत बड़ा ग्राउंड सपोर्ट नहीं है और वो इजराइल विजिट करते रहते हैं, तो इजराइल के साथ एसोसिएट करके उनको देखा जाता है, जिसकी वजह से ईरान के अंदर डोमेस्टिक सपोर्ट अभी नहीं है उनके लिए। इन सारी वजहों से मुझे नहीं लगता कि अभी तख्ता पलट की सिचुएशन आई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर हो सकता है कि जो अभी आयतुल्लाह है खामेनाई, वो 86 साल के, 86 वर्ष के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उनको हटा के जो गार्डियन काउंसिल हो, किसी और को, जो 11 आयतुल्लाह की लिस्ट है उनमें से किसी और को आयतुल्लाह बना सकते हैं, सुप्रीम लीडर बना सकते हैं, लेकिन वो तख्ता पलट की तरह काउंट नहीं होगा। अगर ईरान को लगे कि उसका निजाम वाकई खतरे में है तो वो ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा और यहीं से रास्ते खुलते हैं। पहली संभावना नक्शे पर देखिए, ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। ये ईरान और ओमान UAE के बीच में पड़ता है और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान की
IRINN यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी सांसद इस्माइल कोसारी ने कहा है कि ईरान इस विकल्प पर विचार कर रहा है। इसको दुनिया का सबसे अहम तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट माना जाता है। यहां से दुनिया के कच्चे तेल का कुल 20% हिस्सा गुजरता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन शिपिंग लेन और सक्रिय है, यानी इसे रोकना आसान है। अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करता है तो दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे और अमेरिका की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका नौसेना की जवाबी कार्रवाई करने को तैयार होगा। दूसरी संभावना, पूरे इलाके में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव हो सकते हैं। हिजबुल्ला लेबनान से रॉकेट बरसा सकता है। हूती लाल सागर से जहाज रोकने की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। इराकी लड़ाके अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर भी वार कर सकते हैं। तीसरी संभावना, जंग लंबी खिंच सकती है। न जीत न हार, दोनों तरफ टुकड़ों टुकड़ों में हमले हो सकते हैं, लेकिन कोई निर्णायक मोड़ नहीं आएगा। चौथी संभावना, अगर खतरा वजूद तक पहुंचे तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रफ्तार दे सकता है। उसके पास 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है। अगर एक फौरी बम बने तो पूरी दुनिया की दखलंदाजी दिख सकती है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, सीधा हमला भी कर सकता है। हमने जानकारों से पूछा कि आने वाले समय में कौन सी संभावना जमीन पर ज्यादा मजबूत दिख रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मुझे भी लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के रजीम के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अटैक्स कंटिन्यू रखेंगे इजराइल के ऊपर। उनके पास एक आउटलेट था, वो था कि अगर यूएस के साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस कंटिन्यू होते, लेकिन वो भी अब ठप हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ईरान की तरफ से स्ट्रेटजी बहुत क्लियर नहीं है। ईरान, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ दिनों तक एटलीस्ट, ये जो काउंटर अटैक्स का सिलसिला है ये जारी रखेगा। ईरान को बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो डिसाइड करें कि उन्हें ये वॉर और फैलाना है कि नहीं। ये वॉर रीजनल लेवल पे तभी फैल सकता है अगर ईरान यूके, यूएस या किसी भी और एक्सिस पावर जिनको वो कहते हैं उनके खिलाफ कोई एक मिलिट्री स्ट्राइक करे, लेकिन वो अपने आप में बहुत जोखिम भरा एक स्टेप होगा। मुझे लगता है कि अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक और काउंटर अटैक ही चलेगा, और उसके साथ साथ जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ईरान ये उम्मीद करेगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से एक दबाव बने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और इजराइल और ईरान दोनों को बुलाया जाए साथ, और अमेरिका या यूरोप, खासकर जर्मनी की मध्यस्थता से कोई बातचीत स्टार्ट हो। जैसे जैसे ईरान और इजराइल का संघर्ष तेज हुआ है, कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। यात्रा संबंधित चेतावनियां भी जारी कर दी गई हैं। पोलैंड, ताइवान, रूस और कजाकिस्तान जैसे देशों ने अपने नागरिकों को या तो जॉर्डन, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे सुरक्षित रास्तों से निकाला है या निकासी की योजना बना ली है। कुछ देशों ने ईरान से भी दूतावास स्टाफ को निकाल लिया है। इजराइल में मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने अवॉइड ऑल ट्रैवल जैसी सख्त चेतावनियां जारी कर दी हैं, जबकि ईरान को लेकर मिसाइल हमलों की चिंता भी जताई गई है। भारत ने दोनों देशों में अपने नागरिकों को लेकर सावधानियां बरती हैं। तेहरान से 1500 से ज्यादा अधिक छात्रों और भारतीयों को सुरक्षित जोन में पहुंचाया गया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार ईरानी प्रशासन से जमीन के रास्तों पर चर्चा कर रहा है, जिससे आर्मेनिया मार्ग भी शामिल है। सभी भारतीय विमानों को ईरानी हवाई क्षेत्र से हटाकर वियना, जेद्दा और शारजा जैसे विकल्पों की ओर मोड़ा गया है। इस बीच भारत सरकार ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार संपर्क बनाए रखा है ताकि बदलती सुरक्षा स्थिति में भारतीय नागरिकों को का अपडेट जो है वो मिलता रहे। इसके अलावा खबर यह भी है, ईरान ने दावा किया है कि उसने तेहरान के एयर स्पेस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पे हैं, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका यह पहला विदेश दौरा है। पहले पड़ाव के तहत 15 जून को सबसे पहले वो साइप्रस पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, टेररिज्म सहित कई ज़रूरी मुद्दों पे चर्चा हुई। वहीं आज 16 जून को साइप्रस सरकार ने पीएम मोदी को वहां के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस III। राष्ट्रपति निकोस ने उन्हें यह सम्मान दिया।
सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिया, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान दोनों लीडर्स ने क्या कहा, सबसे पहले राष्ट्रपति निकोस की 3 बड़ी बातें जानते हैं। दोनों देशों के बीच साइप्रस तुर्की संबंध और साइप्रस के पुनः एकीकरण पर बात हुई। दोनों देशों के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, 3 बड़ी बातें। लोकतंत्र में आपसी विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। दोनों देशों के रिश्ते न तो परिस्थितियों से बने हैं और न ही ये सीमित हैं। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। साइप्रस की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन सी में बसा एक टापू देश है। तुर्की का कट्टर दुश्मन वही तुर्की जो खुद को पाकिस्तान का दोस्त ही नहीं बल्कि भाई मानता है। अब आज पीएम मोदी वहां गए हैं, समझदार को इशारा काफी है। आज की दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।